नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो प्रश्न है कि सीड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीड योजना से संबंधित कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, जिसमें है कथन कि यह विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है, या फिर दूसरा कथन कहता है कि इसके प्रमुख घटकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास शामिल है। तीसरा कथन है कि इसके क्रियान्वयन में डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज की भूमिका है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है ये बताना है हमें। तो सही कथन हो जाएगा इसमें से 3। ठीक है, तीनों कथन सही है। यह विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है। और जिसमें सीड के नाम की पूरे बात करें तो स्कीम और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी है। ठीक है, यह उन समुदायों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है जो लंबे समय से कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित होते हैं। ठीक है, तो सीड क्या होती है, सीड का पूरा नाम क्या होता है ये हमने देखा। और टीएनडीएस इसमें क्या है कि टी नोटिफाइड ट्रिब्स मतलब विमुक्त समुदाय। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान से देखेंगे। जिसमें औपनिवेशिक काल में कुछ समुदायों को आपराधिक जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद उन्हें इस श्रेणी से हटाया गया है। और योजना के मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास। योजना के संचालन में बात करें तो डीडब्ल्यूबीडीएनसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें डीडब्ल्यूबीडीएनसी की स्थापना की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा, जो कि 2019 में फरवरी मंथ में की गई थी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे कि विश्व हाथी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा प्रश्न है हमारा, जिनमें कथन दिए कि विश्व हाथी दिवस की प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। या फिर तीसरा है कि विश्व हाथी दिवस की शुरुआत 2012 में हुई थी। तो उपयुक्त में से कौन से कथन और कितने कथन सही हैं ये बताना है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, क्योंकि विश्व हाथी दिवस ये 12 अगस्त को ही मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई तो 2012 में। और इसका उद्देश्य यही होता है कि एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, जिनमें हाथियों के संरक्षण में केवल अवैध शिकार को रोकना पर्याप्त नहीं है, आवास का विखंडन, प्रवास मार्गों का बाधित होना, मानव हाथी संघर्ष भी, जो कि इनके अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए आधुनिक संरक्षण रणनीति में सुरक्षित आवास, एलिफेंट कॉरिडोर्स और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर भी जोर दिया जाता है। हाथियों की देखा जाए तो 3 प्रजातियां मानी जाती हैं: अफ्रीकी सवाना हाथी, अफ्रीकी वन हाथी और तीसरा है एशियाई हाथी। अफ्रीकी सवाना हाथी जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय जीव है और जो कि हाथियों का सामाजिक समूह अगर सामान्यतः मात्र सत्तात्मक होता है और सबसे वृद्ध मादा नेतृत्व करती है ये। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होंगे। आते हैं अगले पॉइंट्स पे। अगला प्रश्न है कि एफ कॉम्स 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा शुरू किया गया। कथन है इसका, यह आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत दूसरी अपील और शिकायतों के ऑनलाइन प्रबंधन से संबंधित है, या इसके माध्यम से सुनवाई, नोटिस और आयोग के निर्णयों तक ऑनलाइन पहुंच प्राप्त की जा सकती है। तो एफ कॉम्स की बात करें तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा ही इसका आयोजन हुआ था, शुरू किया गया था इसको। और जो कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत दूसरी अपील और शिकायतों के ऑनलाइन प्रबंधन से संबंधित है, इसलिए तीनों कथन यहाँ से सही होंगे। एपकॉम्स 2.0 की बात करें तो ये अपील एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका फुल नेम होता है, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग की उन्नत डिजिटल प्रणाली है ये। इसका उद्देश्य आरटीआई से जुड़ी दूसरी अपीलों और शिकायतों के निस्तारण को अधिक सरल, पारदर्शी, व्यवस्थित बनाना है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मूल ऐप कॉम्स पोर्टल सितंबर 2016 में शुरू किया गया था, जबकि उसका उन्नत संस्करण 17 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया।
पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल ने किया है। और आवेदक क्या करते हैं, इस पे क्या करेंगे कि पोर्टल पर अपने मामले की टाइमलाइन और दस्तावेज दे सकते हैं तथा सुनवाई नोटिस एवं निर्णय आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी काफी सुविधाएं होंगी। इसमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसे डीएससी बोलते हैं शॉर्ट में, इसके माध्यम से नोटिस और आदेशों पर डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा भी दी गई है। जिनमें सीपीआईओ आता है कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसके लिए यूजर अकाउंट की व्यवस्था है, जिससे संबंधित लोग प्राधिकरण मामले का विवरण देख और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। और यह पहल जो कि ई गवर्नेंस का उदाहरण है, क्योंकि डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिकों के लिए सूचना और अपील प्रक्रिया को सुलभ बनाने का प्रयास किया गया है। बात करते हैं आरटीआई की। तो आरटीआई का पहले तो पूरा नाम देख लेते हैं। पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी कामकाज से संबंधित सूचना मांगने का कानूनी अधिकार देता है। इसमें आसान भाषा में अगर कहें तो आरटीआई का मतलब होता है कि सरकार से पूछने और सरकारी रिकॉर्ड से सूचना प्राप्त करने का नागरिक का अधिकार। ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में आ जाएंगे इसके आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और उद्देश्य क्या है? तो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाना तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायता करना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा ग्रीन इंडिया से संबंधित है। ग्रीन इंडिया मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर आधारित क्वेश्चन है ये, जिसमें है कि यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जो शॉर्ट में एनएपीसीसी के 8 मिशनों में से एक है, या इसका उद्देश्य वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ाने के साथ मौजूदा वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना भी है, या इसमें वन निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार पर भी बल दिया गया है। तो ग्रीन मिशन इंडिया से अगर संबंधित है ये देखा जाए तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया जीआईएम, जो कि भारत की जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू किया गया था तथा कार्यान्वयन विधिया की बात करें गतिविधियों की तो 2015 से 2016 में प्रारंभ हुई। एनएपीसीसी की बात करें तो इसमें नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तो इसका फुल नेम होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल है। इसमें जीआईएम केवल पेड़ लगाने की योजना नहीं है, बल्कि यह लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच अपनाता है, और मिशन का लक्ष्य है कि 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ाना तथा अन्य 50 लाख हेक्टेयर में मौजूदा वन एवं वृक्ष आवरण की गुणवत्ता सुधारना। इसमें जैव विविधता, जल सुरक्षा, कार्बन अवशोषण और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को भी काफी महत्व दिया गया है। इसलिए इसे जो कि एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के बजाय व्यापक इकोसिस्टम रेस्टोरेशन प्रोग्राम के रूप में समझना भी बेहतर है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंतर्गत होता है, या फिर राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है? या तीसरा कथन पूछता है हमसे कि मान्यता प्राप्त दलों को राष्ट्रीय दल और राज्य दल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है ये बताने हैं। तो भारत में राष्ट्रीय जो कि राजनीतिक दलों के संबंध में अगर बात करें तो तीनों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंतर्गत ही होता है, जिसमें भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी यहाँ अनेक राजनीतिक दल चुनाव में भाग ले सकते हैं। राजनीतिक दलों की पंजीकरण और उनकी मान्यता से जुड़े मामलों में क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त दलों में वर्गीकृत करता है। किसी राजनीतिक दल की पंजीकरण और उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलने में अंतर है। हर पंजीकृत दल का मान्यता प्राप्त होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, मान्यता प्राप्त दल 2 प्रकार के हो सकते हैं, राष्ट्रीय दल और राज्य दल। राज्य दलों को सामान्यतः बोलचाल में अगर देखा जाए तो अक्सर क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है।
राष्ट्रीय और राज्य दलों के वर्गीकरण में निर्वाचक प्रतियोगी आदेश इसका 1968 काफी महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक दल शब्द संविधान के मूल पाठ में स्पष्ट रूप से नहीं था, लेकिन दल बदल की समस्या से निपटने के लिए ये 92 में, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में, जो कि 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, उम्मीद है कि आज के आपके करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।